हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, और यहाँ हम सबसे पहले पढ़ेंगे गैस लॉ। ध्यान दीजिए, गैस लॉ सबसे पहला जो है हमारे पास यहाँ पे वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, इसको हम प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं। प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप भी बोलते हैं इसको हम। ओके, अब ये लो कहता क्या है? ये लो कहता है कि जो वॉल्यूम होगा एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ गैस का, वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी कि प्रेशर जैसे जैसे घटेगा वॉल्यूम ऐसे ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, ये दिया था किसने? रॉबर्ट बॉयल ने इन 1662। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है? इसका स्टेटमेंट कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए फिक्स्ड, तो क्या कहता है? द वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड मास ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। प्रेशर, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सिंपली जो ये कहना चाहता है, ये कहना चाहता है जो आपका वॉल्यूम और प्रेशर में रिलेशनशिप है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है। वेपर वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। ठीक है, और ये क्या है? ये चीज, ये टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट है। टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और जो मास है वो भी कांस्टेंट है। ठीक है, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, पी वी इज इक्वल टू कांस्टेंट। और किन्हीं दो गैसों के लिए, किन्हीं दो गैसों के लिए या फिर एक ही गैस की दो कंडीशन के लिए, है ना? तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ठीक है, हम यहाँ पे एक गैस की बात कर रहे हैं और दो कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास। प्रेशर की अलग कंडीशन होगी, वॉल्यूम की अलग कंडीशन होगी। तो मेरे पास यहाँ पे क्या है फॉर्मूला? P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। ओके, और अगर हम पी और वी में ग्राफ की बात करते हैं, पी और वी में ग्राफ की बात करते हैं, सपोज करो मैं यहाँ पे वॉल्यूम ले रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रेशर ले रहा हूँ, बार में ले लो उसको, डीएम क्यूब में ले लो। जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरह से आएगा, ग्राफ आएगा इस तरह से आएगा। और भी एक बहुत बढ़िया ग्राफ है, सपोज कीजिए यहाँ पे मैं ग्राफ एक और ले रहा हूँ, ये पी वी और प्रेशर बार में ले रहा हूँ, ग्राफ खींच रहा हूँ, और इसकी यूनिट क्या आएगी? बार डीएम क्यूब। तो जो इनके बीच का ग्राफ आएगा वो क्या आएगा आपका? एक स्ट्रेट लाइन आएगी इस तरीके से। ठीक है, और अगर हम टेम्परेचर लेते हैं यहाँ पे, सपोज करो मैंने यहाँ टेम्परेचर T1 पे ग्राफ ड्रॉ किया और ये वाला टेम्परेचर ग्राफ ड्रॉ किया मैंने टेम्परेचर T2 पे। जो वैल्यू होगी ओब्वियसली T2 की वैल्यू क्या होगी? T1 से ज़्यादा होगी। हम देखते हैं दूसरा ग्राफ। देखिए, ग्राफ बहुत ज़रूरी होते हैं यहाँ पे। अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं 1/V और P पे, यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, जो 1/V है वो प्रोपोर्शनल हम कह सकते हैं P के। भाई V तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है P के, लेकिन जो 1/V की वैल्यू है वो तो प्रोपोर्शनल होगी P के, मतलब ये तो रिलेशन है दोनों में। ठीक है, हम 1/V और P के बीच ग्राफ खींच रहे हैं, तो लाइन कैसी आएगी? कुछ स्ट्रेट लाइन ऐसी आएगी। और मैं यहाँ पे टेम्परेचर 1 2 3 ले लिए, यहाँ पे 2 3 टेम्परेचर ले लिए मैंने अलग अलग। सपोज करो मैं टेम्परेचर यहाँ पे T1 ले लिया, यहाँ पे T2 ले लिया और यहाँ पे T3 ले लिया। जो T3 T2 और T1 में रिलेशन होगा वैसा होगा, T2 ज़्यादा होगा, T2 कम और T1 सबसे कम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम चार्ल्स लॉ की। ध्यान दीजिए, और इन पर न्यूमेरिकल आते हैं, पक्की बात है। ठीक है, ये जो हमारे पास बॉयल्स लॉ है और चार्ल्स लॉ है, इन पर न्यूमेरिकल आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ में क्या आया? देखिए, चार्ल्स लॉ में कुछ नहीं है, जो वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर में रिलेशनशिप है वो क्या होगा? प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। द वॉल्यूम ऑफ द
फिक्स्ड, ये स्टेटमेंट है, मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट प्रेशर। ध्यान दो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट प्रेशर, वहां पे क्या था, कांस्टेंट टेम्परेचर। एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल the volume of क्या है, directly proportional to the temperature, to the temperature, ठीक है, ऑन कैल्विन स्केल। ध्यान दो यहाँ पर जो आप टेम्परेचर लोगे ऑन कैल्विन स्केल, जहाँ पे आप जो टेम्परेचर लोगे वो कैल्विन में लोगे, ना कि डिग्री सेल्सियस पर। हमने यहाँ पे क्या लिखा है, हमने लिखा है V प्रोपोर्शनल टू T के, यही तो लिखा है, ठीक है। यानी अगर हम इसको देखते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखेगा आपको। हमने यहाँ पे क्या लिखा था, V प्रोपोर्शनल T लिखा था ना, मतलब कि V अपॉन T इज इक्वल टू कांस्टेंट। यानी कि अगर हम किसी गैस के दो केस में बात करें तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। अब ये फॉर्मूला भी आपका क्या है, ये फॉर्मूला भी क्या है, न्यूमेरिकल में काम आएगा मेरे ख्याल से। एग्जाम में आपके मिड टर्म में जो न्यूमेरिकल आया था वो इसी फॉर्मूले पे बेस्ड ऑन था। कुछ बच्चों ने ठीक किया है, मोस्ट ऑफ ने तो गलती किया है। ओके, फिर नेक्स्ट देखते हैं गैलोसेक लो। नेक्स्ट टाइम में हमारे पास गैलोसेक लो। अब गैलोसेक लो क्या है, देखिए मेरे पास ये क्या था, वॉल्यूम, जो हमने चार्ल्स लो पढ़ा है, ये क्या था, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। अब ये क्या होगा मेरे पास, प्रेशर टेम्परेचर रिलेशनशिप। इसमें ये क्या कहता है, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्टेटमेंट लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम होता है, गैस एट प्रेशर ऑफ ए फिक्स्ड मास ऑफ ए गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज डायरेक्टली proportional to the temperature, to the temperature on केल्विन स्केल, ठीक है। मैथमेटिकली हम बात करेंगे तो P प्रोपोर्शनल टू T, यानी कि P अपॉन T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो P और T का रेशियो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा, वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ओके, मतलब कि अगर हम दो गैस के दो केस में बात करते हैं तो फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, P1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 अपॉन T2, ठीक है। ये वाला बन जाएगा फॉर्मूला। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं ग्राफ्स की भी, मतलब हम पी और टी में ग्राफ खींच रहे हैं तो कैसी आएगी, बस सिंपल सी बात है, प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है, ठीक है, प्रोपोर्शनल का रिलेशनशिप है। तो अगर हम पी और टी में ग्राफ खींचते हैं, यहाँ पे आप क्या लोगे, इन केल्विन, यहाँ पे क्या लोगे, इन बार, यूनिट्स है प्रेशर की और टेम्परेचर की, सीधी लाइन आ जाएगी। सपोज कीजिए यहाँ पे मैंने दो तीन ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिए, और यहाँ पे मैंने जो यहाँ पे किया है, ये V1 पर और ये V2 पर और ये V3 पर, ठीक है। हमने कांस्टेंट वॉल्यूम लिया था हमने, ठीक है, हमने ग्राफ ड्रॉ करा तो ये मेरे पास ये ग्राफ आए। अब यहाँ पे क्या हुआ देखिए, हम आपसे क्या पूछते हैं, हम आपसे पूछते हैं V1 V2 V3 V4 में रिलेशनशिप। चलो V4 भी करते हैं यहाँ पे, मतलब इनका ऑर्डर क्या होगा, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, वॉल्यूम किसका ज़्यादा होगा, ध्यान दो। यहाँ पे जो वॉल्यूम का ऑर्डर होगा वो होगा V1 इज ग्रेटर देन V2 इज ग्रेटर देन V3 इज ग्रेटर देन V4, ठीक है। मतलब जो मेरे पास ये वाला वॉल्यूम है वो ज़्यादा होगा, कैसे ज़्यादा होगा, ध्यान दो।
अरे प्रेशर और वॉल्यूम में कैसा रिलेशन होता है भाई? प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है ना। तो मेरे पास जो ये वाला वॉल्यूम है, ये वाला वॉल्यूम है, वो कम हो जाएगा ना, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करेंगे हम आइडियल गैस इक्वेशन की। और उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियल गैस होती क्या है। आइडियल गैस इक्वेशन, लेकिन उससे पहले आपको पता होना चाहिए आइडियल गैस होती क्या है। ध्यान दो, जो गैस चार्ल्स और बॉयल के जो रूल है उनको फॉलो करेगी, ऑल कंडीशन में, जितनी भी कंडीशन होंगी, किसी भी तरह कंडीशन हो, वो क्या होगी? आपकी आइडियल गैस होगी। और यहाँ पे हम नॉन आइडियल की बात करते हैं। नॉन आइडियल गैस को हम रियल गैस ही बोलते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल गैस को हम रियल गैस ही बोलते हैं। रियल गैस जो होगी चार्ल्स और बॉयल के रूल को फॉलो नहीं करती, ठीक है। आपने आप फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने एक वाला, मेरे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, बहुत ही फेमस है, शायद पहले पढ़ा हो, है ना। ये क्या है? ये जो फॉर्मूला है हम वहाँ अप्लाई करते हैं जहाँ पे हमारे पास आइडियल गैस हो। अगर क्वेश्चन में तरह का आइडियल गैस, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वहाँ पर अगर नॉन आइडियल गैस है या फिर मेरे पास रियल गैस है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करते, ये फॉर्मूला वहाँ पे बेकार हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आया कैसे देखते हैं इसको। यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या कहता है? जो V है मेरे पास, वॉल्यूम है, वो प्रेशर की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एट कांस्टेंट T। यहाँ पे लिख रहा हूँ एट कांस्टेंट T, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या कहता है? जो V है आपका, वो प्रोपोर्शनल होगा T के एट कांस्टेंट P, एट कांस्टेंट P, ठीक है। देखो आपके एक एवोगैड्रो रूल भी होता है। एवोगैड्रो रूल में क्या होता है? जो इक्वल वॉल्यूम होता है किसी गैस के, किसी दो या तीन गैसों के, उनका जो मोल होंगे वो सेम होंगे। कैसे? अगर मैं आपको ये स्टेटमेंट पढ़ के बताऊं तो इसका मतलब ये होगा, द इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल वॉल्यूम, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। मैं शायद मोल बोला था, उसके लिए सॉरी, ठीक है, मोल्स बोला था मैंने, उसके लिए सॉरी। लेकिन हम यहाँ पे जो वी लेते हैं ना, वी, वो प्रोपोर्शनल टू मोल्स ही लेते हैं, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल टू मोल्स ही लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो कहा गया है, ये कहा गया है कि जो सारी गैसें हैं, अगर मेरे पास टेम्परेचर और प्रेशर की इक्वल कंडीशन है, सेम कंडीशन है, तो मेरे पास जो उनका वॉल्यूम होगा और जो उसमें मॉलिक्यूल्स होंगे वो सब सेम होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे आपसे कहा कि मैं लूंगा यहाँ मोल्स ही। स्टेटमेंट क्या कहता है उसका? इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। तो मेरे पास ये तीन रिलेशन आ गए, वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन वी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी, वी प्रोपोर्शनल टू टी, और वी प्रोपोर्शनल टू एन। एन मीन्स क्या? एन मीन्स क्या है? मोल्स ऑफ गैसेस, मोल्स ऑफ गैसेस। अगर देखिए, अब मेरे पास जो तीनों रिलेशन आए थे मैं उनको कंबाइन करता हूँ, तो मेरे पास बनता है वी एन प्रोपोर्शनल, टी प्रोपोर्शनल, तो और पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ओके। यहाँ पे मेरे पास क्या आता है? तो पी वी एन टी। जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन है उसको हटाकर हम यहाँ पर एक आर ऐड करेंगे, पी वी इज इक्वल टू आर एन टी, या फिर पी वी इज इक्वल टू, और भी अच्छा लगता है, एन आर टी, ठीक है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। ये आर क्या है यहाँ पे? वेयर आर इज कांस्टेंट, आर इज कांस्टेंट या प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ऑब्वियसली। और बोलते क्या है इसको? इसको बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। और ये क्या है मेरे पास? जो इक्वेशन आई है मेरे पास, ये आई है आइडियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन। देखिए न्यूमेरिकल करने में भी आपके बहुत मतलब हेल्पफुल होगी। और यहाँ पे जो टेम्परेचर रखेंगे, ध्यान दो, यहाँ पे हम चार्ल्स लॉ को इंक्लूड किया है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रखेंगे हम यहाँ पे, वो किस में रखेंगे? केल्विन में रखेंगे, ओके। फिर हम वही बात करेंगे, जो मेरे पास गैस है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अगर मैं दो केसेस में बात करता हूँ,
दो केसेस में बात करता हूँ, लेकिन गैस का जो अमाउंट होगा वो फिक्स होगा। तो मैं यहाँ पे ऐसे बात कर लूँगा, ध्यान दो, मतलब अमाउंट है मेरे पास, क्या अमाउंट में कह रहा, कांस्टेंट मास, कांस्टेंट अमाउंट, मतलब मुझे यहाँ पे कांस्टेंट क्या रखना पड़ेगा, एन रखना पड़ेगा, क्योंकि एन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम, ये तो कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो मैं दो केस में अगर बात करता हूँ तो कुछ ऐसे यहाँ पे बात करूँगा, P1 V1, कंडीशन अलग अलग होती है P1 V1 की, एन कांस्टेंट है, मैं फिक्स्ड मास की बात कर रहा हूँ, आर तो मेरे पास यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसको तो आर ही रखेंगे हम, और यहाँ पे T1, P2 V2 इज इक्वल टू एन आर T2। ठीक है, अब देखो मैं अगर इक्वेशन 1 और 2 कह देता हूँ, आप कुछ भी करिए, डिवाइड कर दीजिए या फिर मैं कहूँ कंबाइन कर दीजिए, डिवाइड आपको ज़्यादा बेटर सूट करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास, P1 V1, P2 V2, और ये कैंसिल हो जाएगा, एन आर एन आर, मेरे पास क्या बचेगा, T1 ओवर T2। इसको हम ऐसे कर लेंगे, लिख लेंगे P1 V1 अपॉन T1 इधर ले जाएंगे, P2 V2 इधर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा P2 V2 अपॉन T2। मैं कुछ नहीं किया, इसको मैं डिवाइड में लाया और इसको यहाँ पे ले गया इसकी जगह, और कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास एक फॉर्मूला आ गया, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2। क्या बोलते हैं इसको, कंबाइंड गैस लॉ बोलते हैं, जनरल गैस इक्वेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, एक बात और, अगर हमें डेंसिटी का हमें यूज़ करना पड़ा यहाँ पर, डेंसिटी का यूज़ करेंगे, कैसे करेंगे, और हमें वेट दे दिया जाए तो उसका यूज़ कैसे करेंगे। देखिए अब जो आ गया आपके सामने इक्वेशन पी वी इक्वल टू एन आर टी है, लेकिन हम उसको अलग अलग वे में कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम ये भी देखेंगे। और देखो हम यहाँ पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, लेकिन पहले आपको यहाँ पे फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इस चीज़ की। ठीक है, न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल करने का एक बहुत ही अच्छा पोर्शन है, अगर आप ये ख़त्म करते हो तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप न्यूमेरिकल को बहुत ही अच्छे से करेंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा था एन इक्वल डब्ल्यू अपॉन एम, मतलब हम इस फॉर्मूले को कैसे, डब्ल्यू अपॉन एम आर टी। ठीक है, यहाँ पे ये क्या है, मास है गैस का, ये क्या है, मोलर मास। ठीक है, हाइड्रोजन लिया उसका 2 होगा, नाइट्रोजन लिया उसका 28 होगा, इस तरीके से एम मोलर मास, डब्ल्यू मास। ठीक है, अच्छा अगर हम डेंसिटी मेरे पास आ जाती है यहाँ पर, अगर मेरे पास डेंसिटी आती है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो। अच्छा डेंसिटी इक्वल टू होती क्या है भाई, वेट मास अपॉन वॉल्यूम, ये तो होती है ना। हम यहाँ पे जो मास ले रहे हैं वो डब्ल्यू ले रहे, ओके, मास ले रहे और डब्ल्यू ले रहे। यहाँ पे देखो इसको थोड़ा एडजस्ट ही करो, P इज इक्वल टू, अगर मैं V इधर लाता हूँ यहाँ पे तो डब्ल्यू अपॉन वी एम आर टी। ये क्या है मेरे पास, डब्ल्यू अपॉन वी है ना, मतलब सॉरी डब्ल्यू अपॉन वी है ना, डब्ल्यू अपॉन वी आ रहा ना यहाँ पे, डब्ल्यू अपॉन वी की इक्वल टू क्या है, डेंसिटी। अगर मैं इसको डी कह दूँ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, अब मेरे पास ये है डब्ल्यू अपॉन वी, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, डी लिख सकता हूँ। तो P इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन एम, डी आर टी अपॉन एम, मतलब एम मीन्स मोलर मास। अब ये फॉर्मूला हो गया मेरे पास, देखो इक्वेशन यही आई थी पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, लेकिन मैं उससे फॉर्मूला क्या बना के लेगा, पी इज इक्वल टू डी आर टी।